हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, वर्क, लिवलीहुड एंड करियर। जैसा कि इस चैप्टर का नेम है वर्क, लिवलीहुड एंड करियर, इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन मीनिंगफुल वर्क, लिवलीहुड, करियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, लिवलीहुड क्या होता है, करियर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉलंटियरिज्म। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, और वॉलंटियरिज्म यानी कि हमारी जो स्वैच्छिकता से काम करने की जो इच्छा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको जानेंगे। एक्सप्लेन द एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस दैट कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड सक्सेसफुल कैरियर्स। और इसके साथ ही साथ हम जो वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी और जो सक्सेसफुल कैरियर है उसके प्रति जो एटीट्यूड है, क्या अप्रोचेज है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बी सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ वर्क इन रिलेशन टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्पेशल ग्रुप्स नेमली वीमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। और जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है हमारे, और उसमें स्पेशली जो वीमेन है, चिल्ड्रन है और एल्डरली जो उसमें इन्वॉल्व है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। और इसके साथ ही साथ जो हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है उसको कैसे बनाया जा सकता है, वर्क इन्वायरमेंट को हेल्दी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। डिसाइडिंग ए करियर फॉर वन सेल्फ इज नॉट एन इजी टास्क। जो हमारा करियर का डिसीजन है वो इजी टास्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अब 12th में हो, तो जब आप लोग 10th में थे तो उस टाइम आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे और आप भी बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। बहुत सारे लोगों से आपने पूछा होगा, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, और भी बहुत जो अलग अलग फील्ड में जो लोग हैं, आपके जो रिलेटिव हो सकते हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आपने पूछा होगा कि मैं किस सब्जेक्ट में जाऊँ, ताकि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा करियर ऑप्शन है, ताकि मैं इजीली मेरा करियर बना सकूँ। यानी कि करियर का जो डिसीजन है वो बहुत ही सोच समझकर लिए जाने वाला डिसीजन है। इस डिसीजन को हम इजी टास्क नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और ये जो टास्क है वो आप लोगों ने भी फेस किया होगा, और उसके बाद में ही आपने जो अपने सब्जेक्ट है उनका चुनाव किया होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये करियर ऑप्शन है, और मेरी जो कैपेबिलिटी है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। On one hand, there are several career avenues to choose from, and on the other, for a young person, aptitude and talent are yet to be identified and recognized. और एक तरफ हमारे पास बहुत सारे करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से हमें कुछ एक चूज करने होते हैं, और दूसरी तरफ जो यंग पर्सन है उनका जो एप्टीट्यूड है, उनका जो टैलेंट है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। ऑल्सो इन सम केसेस इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो इंटरेस्ट है वो बहुत डाइवर्स होते हैं। यानी कि एक तरफ तो हमारे पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि जो यंग पर्सन्स है, यानी कि जो आप जैसे बच्चे हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनमें किसी भी चीज़ को लेकर के उसका जो एप्टीट्यूड है और जो टैलेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है, उसको भी रिकॉग्नाइज करना होता है। क्योंकि करियर के ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है, आप में क्या कैपेबिलिटी है, आपका टैलेंट किस फील्ड के लिए बना है, तो उस चीज़ को भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका टैलेंट पता नहीं होगा कि किस फील्ड के लिए है, तो आप सही जो करियर है वो नहीं चुन सकते। कुछ केसेस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्स होता है। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट
स्टडी में भी है, उसका इंटरेस्ट गेम्स में भी है, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी हो सकता है, उसका इंटरेस्ट डांस में भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब उन बहुत सारे ऑप्शंस में से उसको कोई एक पर्टिकुलर चुनाव करना होता है। दस इट इज नॉट इजी टू मेक ए चॉइस। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक चीज का चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इजी नहीं होता है। In order to make the right choice, it is essential that youth be exposed to different possible options. और ऐसी कंडीशन में एक राइट चॉइस लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस है उनमें से किसी एक को चुनना होता है। फर्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर वन सेल्फ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वंस अवर एप्टीट्यूड। सबसे पहले क्या करना होता है, या सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर जिसका भी हमें कैरियर का चुनाव करना है उसका हमें एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा, उसका टैलेंट देखना पड़ेगा, उसकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है उसको देखना पड़ेगा, उसकी नीड क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसकी क्या क्या आशाएं हैं, उन सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्शंस मस्ट स्टार्ट। और इसके बाद में जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना होगा। इन विच वन ट्राइज टू कंबाइन वन स्ट्रेंथ फॉर पर्सनल बेनिफिट एज वेल एज सोशल कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद में हम एक को किसी एक ऑप्शन को उस पर्टिकुलर पर्सन के जो स्ट्रेंथ है उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, जिससे उसको पर्सनल बेनिफिट हो, इसके साथ ही साथ वो अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन दे सके। इन अप्रोप्रिएट चॉइस विल ब्रिंग द पर्सन सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन। और अगर हम एक अप्रोप्रिएट करियर का चुनाव कर लेते हैं तो कोई भी पर्सन जो है वो सक्सेस भी हो जाएगा और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है और उस फील्ड का अगर हम चुनाव कर लेते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई भी होते हैं। नेक्स्ट है वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। वर्क क्या है, यानी कि कार्य, और मीनिंगफुल वर्क क्या है, अर्थपूर्ण कार्य क्या है। वर्क इज प्राइमरीली एन एक्टिविटी दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव टू परफॉर्म एंड थ्रू विच ईच वन फिट्स इनटू द वर्ल्ड, क्रिएट्स न्यू रिलेशंस, यूजेस एन इंडिविजुअल्स यूनिक टैलेंट्स एंड स्किल्स, एंड अबव ऑल learns and grows to develop one's identity and a sense of belongingness to society। यानी कि जो काम है, जो वर्क है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्राइमरली जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है अपने आप को इस वर्ल्ड में फिट रखने के लिए, कुछ नए रिलेशन क्रिएट करने के लिए, और कुछ यूनिक टैलेंट और स्किल को यूज करते हुए कुछ न कुछ वर्क जो है एक इंडिविजुअल द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ लर्न्स एंड ग्रोज टू डेवलप वंस आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ग्रो करना और सोसाइटी के साथ बिलोंगिंगनेस बनाना, उसके लिए भी जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो कोई ना कोई कार्य करता है। वर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर ए पर्पज और आउट ऑफ नेसेसिटी। जो कार्य है, जो वर्क है, उसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वो एसेंशियल एक्टिविटीज़, वो आवश्यक गतिविधियाँ जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए करी जाती है या कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करी जाती है, उनको हम क्या कहेंगे, वर्क, यानी कि कार्य। वर्क इज सेंट्रल इन ऑल कल्चर्स ऑल्दो एवरी कल्चर हैज इट्स ओन वैल्यूज एंड परसेप्शन अबाउट इट। हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का अपनी अलग वैल्यूज होती है, हर एक सोसाइटी का अपना अलग कल्चर होता है, लेकिन जो वर्क है वो सभी कल्चर में सेंटर में, यानी कि चाहे कोई सा भी कल्चर हो, कोई सी भी सोसाइटी हो, उन सब में वर्क जो है वो तो होता ही होता है। इनफैक्ट वर्क एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट जो वर्क है, जो कार्य है, वो ह्यूमन बीइंग की डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी बहुत सारे एसेंशियल एक्टिविटीज करी जाती हैं, जिनको भी हम क्या कहते हैं, वर्क। द टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय पीपल डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबलाइजेशन, जियोग्राफिक लोकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, फैमिली बैकग्राउंड एंड सो ऑन। और जो कार्य है वो डिपेंड करता है कि जो कार्य के प्रकार है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि पीपल की नीड क्या है, यानी कि पीपल
कौन कौन से फैक्टर्स को लेकर के कार्य करता है, एजुकेशन को लेकर करता है, हेल्थ से रिलेटेड करता है, एज से रिलेटेड करता है, या जो भी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर नेम अनाउंस किए हैं उन किसी से भी रिलेटेड जो वर्क है वो हो सकता है। मोस्ट ह्यूमन बीइंग वर्क टू एक्वायर मनी, मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग है वो कार्य करता है मनी को एक्वायर करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, एंड टू अर्न लेजर, और जब किसी टाइम वो नहीं कमा पाता है तो उस दौरान वो कमाया हुआ पैसा काम आता है तो लेजर के लिए अर्न करता है, रिक्रिएशन अपने मनोरंजन के लिए पैसा कमाना चाहता है, प्ले खेलने के लिए, और फ्री टाइम के लिए वो पैसा कमाना चाहता है। यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो कार्य किसके लिए करता है, मनी के लिए, और वो मनी उसके किसमें काम आती है, उसकी फैमिली की नीड को पूरा करने में, उसके लेजर टाइम में काम आती है, उसके रिक्रिएशन के लिए, प्ले के लिए और फ्री टाइम के लिए। वर्क कैन सर्व एज ए कैटालिस्ट फॉर डेवलपिंग वंस पर्सनल आइडेंटिटी एंड बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम, और जो कार्य है वो एक कैटालिस्ट की तरह सर्व करता है, यानी कि एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी है उसको डेवलप करता है और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, यानी कि एक तरह से आत्मसम्मान की जो भावना है उसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। वर्क कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेनी फॉर्म्स, जो कार्य है वो अलग अलग फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। व्हेन वी वर्क, जब हम कोई काम करते हैं, वी कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर सेल्व्स, हम हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आवर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस का सेंस है उसको डेवलप करते हैं। और वेल बीइंग एंड फॉर फाइनेंशियल गेन, और इसके साथ ही साथ हम फाइनेंशियल गेन के लिए भी काम करते हैं। यानी कि कार्य जो है वो अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। मैं जितनी बार तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, जितनी बार मैं ये क्लास पढ़ाऊंगी, उतना ही ज़्यादा मुझे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बार बार करने से और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। इसी तरह से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो फाइनेंशियल गेन के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए भी कार्य करता है। वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अस बाय हेल्पिंग टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स और ए बेटर रेपुटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेटर प्रॉफिट। और किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कार्य है वो क्या होता है कि एम्प्लॉय के द्वारा बेटर प्रोडक्ट बनाना, बेटर प्रोडक्ट क्रिएट करना, बेटर रेपुटेशन क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी, और अगर उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, अच्छा वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलप होगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आवर वर्क हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो हमारा वर्क है उसका इम्पैक्ट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी पड़ता है, जो हमारे चारों तरफ का वर्ल्ड है उसमें। इट कैन बी राइटली सेड दैट वर्क इज द ऑयल दैट लुब्रिकेट्स द मशीन ऑफ सोसाइटी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है वो क्या है, एक ऑयल की तरह है, जो कि एक हमारी सोसाइटी जो है उसको मशीन माना गया है, कार्य को ऑयल माना गया है जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। यानी कि कोई भी जो मशीनरी होती है वो प्रॉपर वर्क करे उसके लिए उसमें लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है, और उसके लिए उसमें ऑयलिंग की जाती है। उसी तरह से हमारी सोसाइटी को भी चलने के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है, और वो लुब्रिकेंट जो है वो हमारा वर्क है, यानी कि वो वर्क ऑयल की तरह काम करता है, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है हमारी सोसाइटी में। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल क्रिएचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। सिर्फ एक ह्यूमन बींग ही कार्य नहीं करता है, बल्कि इस नेचर के अंदर जितने भी क्रिएचर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सब कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लाइफ इटसेल्फ, जो कि अपनी लाइफ को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। In fact, it is the collective work of humans and nature that gives us our basic necessities। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर है वो भी कंटिन्यूसली काम कर रहा है और जो ह्यूमन बींग है वो भी काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो कलेक्टिव वर्क है वो क्या करता है, हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करता है, कंफर्ट एंड लग्जरीज, और हमारे जो कंफर्ट और लग्जरीज है उसको फुलफिल करता है। While in most cases
Work primarily enables the worker to earn a livelihood. There are persons who work ceaselessly for pleasure, intellectual stimulation, contribution to society per se, despite the fact that they do not earn any amount of money. For example, the work done by family members for the family volunteers etc. यानी कि कुछ केसेज में जो कार्य है वो किसके लिए किया जाता है, अर्निंग के लिए किया जाता है, यानी कि अर्निंग करके अपना जो जीवन यापन है उसको किया जा सके। कुछ एक कंडीशन में जो पर्सन है उनके द्वारा कार्य प्लेजर के लिए किया जाता है, कुछ का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिए किया जाता है, कुछ का अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए कार्य किया जाता है। जैसे कि हम जो मनी कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिली है उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए। जो वॉलंटियर है, वॉलंटियरली हम काम किसके लिए करते हैं, हमें एक तो हमें खुद को सेटिस्फेक्शन हो और हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, यानी कि हम अपनी इच्छा से हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन होता है। दस वर्क इज नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ मच मनी ए पर्सन अर्न। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं किया जाता है, rather it is about whether one makes a contribution to oneself, one's family, one's employers, to society, to nation, to the world। बल्कि जो कार्य है वो कंट्रीब्यूशन के लिए भी किया जा सकता है, जैसे खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, एक एम्प्लॉयर के रूप में, एक सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए और वर्ल्ड के लिए। यानी कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट है वर्क में बी व्यूड एज, जो कार्य है उसको हम किस रूप में देखते हैं, ए जॉब एंड ए मीन्स ऑफ मेकिंग ए लिविंग। हम कार्य को एक जॉब के रूप में देखते हैं। ए टास्क, हम कार्य को एक टास्क के रूप में देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटी दैट एंटेल्स ए सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ए मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लिवलीहुड, हम कार्य को एक लिवलीहुड की सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं, आजीविका की जो सुरक्षा उसके रूप में देखते हैं, थ्रू सिक्योरिंग जॉब एंड इनकम। धर्मा और ड्यूटी, an expression of one's true self, an expression of one's unique talents that influences the quality of life of self and others around us। और धर्मा या ड्यूटी क्या है, एक तरह का खुद का जो ट्रू सेल्फ एक्सप्रेशन है, ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जॉब को या कार्य को हम एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं। ए व्हीकल फॉर वंस क्रिएशन, अपने क्रिएशन के व्हीकल के रूप में देखते हैं। ए सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, हम जॉय और फुलफिलमेंट के सोर्स के रूप में कार्य को देखते हैं। वर्किंग एंड अर्निंग वंस लिवलीहुड, हम कार्य को एक अर्निंग कैपेसिटी के रूप में देखते हैं, हमारी खुद की जीविका को चलाने के लिए। इसके साथ ही साथ ए सिंबल ऑफ स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल, कार्य को हम सिंबल ऑफ स्टेटस के रूप में, पावर और कंट्रोल के रूप में, जैसे कि कोई जो उच्च पदों पे कार्यरत होते हैं उनका जो स्टेटस सिंबल है वो काफ़ी हाई होता है, उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है। ए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, ए सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल वर्कआउट देन कैन रिजल्ट इन सक्सेस, और हम कार्य को रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के रूप में भी देखते हैं। ए मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम कार्य को सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रूप में भी देखते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन मीनिंगफुल वर्क, जब कोई भी इंसान एक मीनिंगफुल वर्क में इन्वॉल्व होता है, ही और शी डेवलप्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वर्क एंड डिग्निटी, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, अपना वर्क और अपनी डिग्निटी कायम रखता है। व्हाट इज मीनिंगफुल वर्क? मीनिंगफुल वर्क इज यूजफुल टू सोसाइटी और टू अदर्स, इज डन रिस्पॉन्सिबली एंड इज इंजॉयबल टू द वर्कर। जो मीनिंगफुल वर्क है वो यूजफुल होता है हमारी सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए, जो कि एक इंजॉयबल जो वर्कर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है। इट इनेबल्स द वर्कर्स टू यूज हिज और हर स्किल एंड जजमेंट, एक जो इनेबल वर्कर है वो अपनी स्किल और अपने जजमेंट के द्वारा काम करता है, यानी कि अपनी स्किल को यूज करते हुए काम करता है। टू शो केस हिज और हर क्रिएटिविटी, वो जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको शो करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनके द्वारा वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी कि मीनिंगफुल वर्क का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर जो वर्कर है वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंजॉय करते हुए कार्य करता है।
Ideally, work should be performed in an environment that stimulates the development of positive professional relationship and also bring recognition और rewards. और ideally जो work है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वर्क शुड बी परफॉर्म्ड इन एन इन्वायरमेंट, कि जो कार्य है वो ऐसे इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना जिससे डेवलपमेंट तो स्टिमुलेट हो ही हो, इसके साथ ही साथ एक पॉजिटिव जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो भी बने और जिससे कि एक रिकॉग्निशन डेवलप हो, एक रिवॉर्ड डेवलप हो। व्हेन द आउटकम और रिजल्ट्स ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इज मीनिंगफुल, जब उस मीनिंगफुल कार्य से जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो भी मीनिंगफुल आएगा यानी कि सक्सेसफुल आएगा, तो इससे जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ होगी और उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ उसमें और ज़्यादा काम करने का जो फुल पोटेंशियल है वो भी आएगा और जिसको कि वो और आगे यूज करेगा। वर्क प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ वंस अवन लाइफ कंडीशन एंड दैट ऑफ सोसाइटी इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट। और जो वर्क है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जैसे मान लो आप में कोई ऐसी एबिलिटी है, कोई ऐसी स्किल है, जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छा डांस करना आता है, किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, किसी का गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, तो वो उस कार्य को अगर अच्छे से करे तो वो अपनी एक सेल्फ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है, उसके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। फॉर एनी पर्सन बीइंग इन्वॉल्व इन वर्क, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब वो किसी काम में इन्वॉल्व होता है, द बेस्ट शूट्स वंस पर्सनल एट्रीब्यूट्स, तो सबसे पहले उसके लिए जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है वो शूट होना चाहिए, टैलेंट और एप्टीट्यूड होना चाहिए उस वर्क के लिए, कॉम्पिटेंस एंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें काम करने की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और उसमें स्किल्स होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। इसी तरह से अगर कोई डांस करता है तो उसको डांस की बहुत जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा डांसर कहलाएगा। दिस पेव्स द वे फॉर ए लाइफ लॉन्ग कैरियर, so it is important to choose something to sustain the individual's enthusiasm to carry on his or her work, क्योंकि जो कार्य होता है, जो कैरियर होता है वो एक लाइफ लॉन्ग तक चलने वाली चीज़ होती है, यानी कि ऐसे नहीं है कि आज तो हमने सोचा कि मैं टीचर बनूंगी और मैं टीचर बन गई, साल 2 साल बाद में मुझे लगा नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मैं कोई दूसरा काम करूंगी, फिर 2 साल बाद मुझे लगा नहीं मुझे ये काम छोड़ के दूसरा काम करना है। तो इस तरह से नहीं होता है, जो भी कैरियर होता है वो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अपने आप का जो एंथुजियाज्म है उस पर्टिकुलर काम के लिए, यानी कि अपना जो 100% देना, यानी कि इस काम में इतना डूब जाना जो कैरियर के रूप में मैंने चुना है, तभी वो कार्य सक्सेसफुल होता है। Therefore, the work life for anyone and everyone should ideally be an expression of one's potential and aspiration. और इसीलिए जो जो वर्क लाइफ है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो एक आइडियली होनी चाहिए, जिसमें वो अपना जो पोटेंशियल है, अपना जो एस्पिरेशन है उसको एक्सप्रेस कर सके। यानी कि जैसे मान लो अगर मैंने वर्क चूज किया है टीचिंग का, तो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है टीचिंग से रिलेटेड उसको मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। पर्सन्स एंटरिंग वर्क लाइफ, जब भी कोई पर्सन वर्क लाइफ में एंटर होता है एंड ऑल्सो दोज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग ए करियर, जब वो अपना करियर बनाने की सोचता है, कैन आस्क देमसेल्व्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। व्हाट आर माई स्पेशल टैलेंट, मेरा स्पेशल टैलेंट क्या है, मेरे ट्रेड्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, जिससे मैं उस ऑक्यूपेशन को ले सकूँ। इज द वर्क स्टिमुलेटिंग एंड चैलेंज, क्या जो कार्य है जिसको मैं चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ वो स्टिमुलेटिंग है या चैलेंजिंग है। इट्स द ऑक्यूपेशन लाइकली टू गिव मी ए सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल, और जो ऑक्यूपेशन है वो क्या यूजफुल है मेरे लिए। डज द जॉब मेक मी फील दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, और जो कार्य है वो क्या इस तरह का कार्य है जो मुझे सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। आर द एथोस एंड एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस लाइकली टू बी सुटेबल फॉर मी, और क्या जो एनवायरनमेंट है, क्या जो वर्क प्लेस है वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। यानी कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेने चाहिए। अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव मिलते हैं तो हमें उस कार्य का चुनाव कर लेना चाहिए। अगर इनमें से हमें
जो आंसर है वो पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर हम उस कार्य को चुनाव कर लेते हैं तो हम उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। For most persons, it is definitely imperative and obligatory to earn a livelihood in order to fulfill the basic needs of self and family. तो मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं वो अर्निंग करते हैं लिवलीहुड के लिए, अपनी जो फैमिली है और अपनी खुद की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। मोस्ट वर्क कैन बी फॉर अर्निंग मनी, मोस्टली जो कार्य है वो मनी को अर्न करने के लिए किया जाता है। सच वर्क इज कन्वेंशनली रेफर टू एज ए जॉब, और उस कार्य को हम कन्वेंशनली क्या कहते हैं, जॉब, यानी कि जॉब जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। हाउएवर मेनी इंडिविजुअल्स चूज टू गो बियॉन्ड ए जॉब, बहुत सारे जो इंडिविजुअल है वो जॉब को चूज करते हैं टू मेक ए करियर बनाने के लिए, वर्किंग स्टडीली ऑन ए चूजन करियर पाथ, जो कि अपने करियर के पाथ को चूज करने के लिए लगातार कार्य करते हैं। दस ए करियर इज मोर देन जस्ट ए जॉब, इसीलिए जो करियर है वो जॉब से थोड़ा ज़्यादा है। वन में डिस्टिंग्विश बिटवीन ए जॉब एंड ए करियर बाय सेइंग जॉब इज एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट्स, वेरेज ए करियर इज ड्राइवन बाय ए डीप डिजायर टू एक्सेल एंड पैशनेट नीड टू ग्रो, डेवलप एंड प्रूव वन सेल्फ विद इन द चूजन फील्ड ऑफ वर्क। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब है वो क्या है, करियर से डिफरेंट है, क्योंकि जॉब के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट इन वर्क, यानी कि हम किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम हमारी आजीविका चलाते हैं, वो तो है हमारी जॉब। लेकिन करियर क्या है, करियर किसी पर्टिकुलर पैशनेट जो प्रोफेशन है उसके लिए एक डीप डिजायर है। जैसे मान लो मेरी डीप डिजायर, मेरी एक गहरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, और उस टीचर बनने के लिए मैं पूरी पैशनेट हो जाऊं उसी के अंदर, मतलब मैं पूरी तरह से डूब जाऊं और अपने आप को उस फील्ड में इस तरह से मतलब अपनी जो भी स्किल्स है उसको डेवलप करूं, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करूं, तो वो क्या है, मेरे लिए करियर है। देयर हैव बीन चेंजेस इन कॉन्सेप्ट अबाउट करियर ओवर द ईयर्स, यानी कि जो करियर है उसको प्राप्त करने में हमें सालों लग जाते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर सफिशिएंट टू गेट ए जॉब, जबकि जो जॉब है उसको उसके लिए इतना लंबा टाइम जो है वो नहीं लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूअली अपग्रेड एंड लर्न योर स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो नई स्किल्स है उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए, नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए, हमारा जो नॉलेज है उसको अपडेट करते रहना चाहिए, और जो भी हमारी कॉम्पिटेंसीज है उनको इन्हांस करते रहना चाहिए, ताकि जो सक्सेस है उसको अचीव किया जा सके। दस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप इन यूथ, जो एजुकेशन है वो यूथ में बंद नहीं है, और अर्ली एडल्टहुड बट नीड टू कंटिन्यू इनटू वंस मिडिल कैरियर ईयर्स, यानी कि यूथ के लिए या अर्ली एडल्टहुड में जो एजुकेशन है वो स्टॉप नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यू बनाए रखना है। कब तक, जब तक मिडिल कैरियर ईयर्स तक अपन नहीं चले जाते हैं, या हम कैरियर के जो लास्ट वाले जो ईयर्स है तब तक, जब तक हम अपने कैरियर को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। हाउ डज वन डिसाइड व्हाट कैरियर टू परस्यू, कोई कैसे डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा कैरियर चूज करना है। मैनी चिल्ड्रन में चूज टू फॉलो इन देयर पेरेंट्स फुट स्टेप्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के पद चिन्हों पर चलते हैं और उन्हीं कैरियर को चूज कर लेते हैं। अदर्स में सिलेक्ट कैरियर्स दैट डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने पेरेंट्स के से डिफर कैरियर को चुनते हैं। वट देयर पेरेंट्स माइट हैव प्लान फॉर देम, और या फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए प्लान करते हैं, उन कैरियर को चुनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एन एवेन्यू इज दैट वन मस्ट फील ए सेंस ऑफ कीन इंटरेस्ट एंड डिजायर फॉर द चूजन पाथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कैरियर में जाते हो या कोई कैरियर का ऑप्शन चूज करते हो तो आपका उस कैरियर के प्रति कीन इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी खुद की डिजायर होनी चाहिए, तभी आप उस कैरियर में एंटर करना। अन्यथा आप अगर उस कैरियर में किसी के कहने से, पेरेंट्स के कहने से, या फिर अपने जो साथ वाले उनके कहने से, टीचर्स के कहने से अगर आपने कोई कैरियर का चुनाव कर लिया तो उस कैरियर को आप जी नहीं पाओगे, यानी कि उसमें आप जो अपना 100% है वो नहीं दे पाओगे। वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द चॉइस ऑफ कैरियर
is that one must find enjoyment in the job, particularly when one assumes financial responsibility for the family। क्योंकि अगर आप किसी के प्लान किए हुए करियर को चुनते हो तो आप उस करियर के अंदर एंजॉय नहीं कर पाओगे, उस जॉब को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा कर लोगे। यानी कि आपने कोई ऐसा जॉब का चुनाव कर लिया, आपके पेरेंट्स ने आप पर प्रेशर डाला, जैसे आजकल मोस्टली अपने देखने को मिलता है कि बच्चे जो है वो साइंस फील्ड में जा रहे हैं कि वहाँ पर करियर के ऑप्शन ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी सब्जेक्ट में करियर के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। बात होती है इंटरेस्ट की और उस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा करते हो। तो जैसे मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उन्होंने अपने बच्चे को साइंस फील्ड में डाल दिया। अब बच्चा जैसे तैसे उसको कर तो लेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने बोल दिया वो कर तो लेगा, लेकिन वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे उस चीज़ को करेगा, और अगर वो उसमें अपना करियर भी बना लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करेगा, वो उस जॉब को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जो अपना करियर का चुनाव है वो अपने इंटरेस्ट से करना चाहिए। आज की इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।